नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। फ्री में तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन व्यू बहुत कम जा रहा है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शेयर करिएगा, अपने स्टेटस में लगाइएगा अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो। और जिस हिसाब से जितने लोग देख रहे हैं तो लाइक तो आ रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन शेयर उस हिसाब से शायद नहीं हो रहा है क्योंकि व्यू उसका नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि कल वीडियो डाला था उसमें शायद अभी तक 600-700 व्यू ही हुए हैं, पहले वाले वीडियो में 1200 के आसपास व्यू हुए हैं, जो कि बहुत कम है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, कोशिश करिएगा शेयर करने का। शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे दूसरा अध्याय जिसमें रजिस्ट्रीकरण था, और रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत अध्याय 2 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत हमने 6 धाराएं पढ़ ली थी। आज हमको 7वां धारा से पढ़ना है। धारा 7 से आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो धारा 7 जो है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और फीस से संबंधित है। आपसे धारा का जोड़ी मिलान भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। धारा 7 थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। धारा 7 रजिस्ट्रीकरण, किसके रजिस्ट्रीकरण से संबंधित? जो सहकारी सोसाइटी बनाए जाएंगे उसका रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और फीस। आवेदन कैसे करना है, फीस, आवेदन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या लगेंगी, और फीस, ये दोनों चीज़ों के बारे में धारा 7 बताता है। तो धारा 7 कहता है कि किसी भी सहकारी सोसाइटी का जब रजिस्ट्रीकरण कराना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार पूरे छत्तीसगढ़ में कितने होंगे? रजिस्ट्रार की संख्या केवल 1 होगी, लेकिन केवल 1 के अलावा मैंने बताया था 4 प्रकार के और रजिस्ट्रार, जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और एक और रजिस्ट्रार की बात की थी मैं। तो इस प्रकार के 4 रजिस्ट्रार की बात की थी। तो उन 4 रजिस्ट्रार जो होंगे, उन 4 रजिस्ट्रारों को भी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑथराइज किया जा सकता है। क्यों? मतलब कैसे का मतलब ये है कि जैसे जो एक रजिस्ट्रार होगा उस रजिस्ट्रार के अंतर्गत 4 रजिस्ट्रार होंगे, तो उन 4 रजिस्ट्रारों को काम कौन बांटेगा? ऊपर वाला जो रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार होगा पूरे छत्तीसगढ़ में वो। तो अगर वो किसी उप रजिस्ट्रार, किसी संयुक्त रजिस्ट्रार को दे दिया अधिकार कि आप सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं, तो फिर वो रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कर सकने में सक्षम होगा। क्लियर है? तो बस एक पंखा चालू कर रहे हैं। हाँ, तो वो रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार हो या संयुक्त रजिस्ट्रार, वो भी रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम होगा जब उसको अधिकार दे दिया जाएगा। अधिकार कौन देगा? अधिकार वही जो मेन रजिस्ट्रार होगा उसी को अधिकार देने का पावर होगा। जो उप रजिस्ट्रार होगा और सहायक रजिस्ट्रार अपील वाली चीज़ों को बस नहीं देखेगा, बाकी सारी काम वो कर सकता है, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की। तो रजिस्ट्रार के पास आवेदन जाएगा। रजिस्ट्रार के पास आवेदन का मतलब जो पहला एक रजिस्ट्रार है राज्य का, उसी के पास नहीं, किसको, जिस भी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार हो, संयुक्त रजिस्ट्रार हो, सहायक रजिस्ट्रार हो, किसी के पास आवेदन जाता है कि आप हमारे सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करें, तो आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा, इस विषय में बात करते हैं। तो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण करने के लिए विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जाएगा। इसके साथ सोसाइटी के 4 प्रतिलिपियां संलग्न की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो भी नियम, इसमें आपने पढ़ा ना सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और एक नियम पढ़ना है 1962 में। तो 1962 का जो नियम पढ़ना है, ये 1962 का नियम क्या बताएगा? यही सब चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे तो लिख दिया गया कि सहकारी सोसाइटी का अगर आपको रजिस्ट्रीकरण कराना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार के पास एक विहित प्रारूप मतलब जो नियम अनुसार जो फॉर्मेट बनाया जाएगा उसी फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है।
तो फॉर्मेट कैसा होगा, वो फॉर्मेट कौन बनाएगा, फॉर्मेट कैसे निर्धारित होगा, तो ये सारी चीजें फॉर्मेट बनाने का काम कहाँ से पता चलेगा, ये 1962 के नियम से। तो अभी तो ये जाने कि एक विहित प्रारूप में, यानी जिस प्रकार का नियम, जिस प्रकार का फॉर्मेट 1962 के अनुसार तय किया गया होगा, उसी प्रकार के नियम, उसी प्रकार के फॉर्मेट में उसको भेजा जाएगा, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास आवेदन कर दिया जाएगा। ठीक, जब रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाएगा तो आवेदन जो विहित प्रारूप होगा उस प्रारूप में उसके पास आवेदन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रारूप के अलावा वह सरकारी सोसाइटी कौन कौन सा काम करेगी, उस सहकारी सोसाइटी के अंतर्गत क्या क्या नियमावली फॉलो किए जाएंगे। भाई 20 लोगों ने सहकारी सोसाइटी मिलकर एक बनाया, 25 लोगों ने एक सोसाइटी बनाया, अब उसका रजिस्ट्रीकरण करा रहे हैं, तो 20-25 लोगों में एक नियम तो बनाए होंगे ना। जैसे हाउस घरों का कॉलोनी होता है, तो उस घर के कॉलोनी का भी तो कुछ नियम कानून होता है कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, अध्यक्ष के पास क्या पावर होंगे, सचिव के पास क्या पावर होंगे। उसी प्रकार से उस सहकारी सोसाइटी का भी कुछ नियम कानून होगा कि उसका अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, या फिर अध्यक्ष के क्या पावर होंगे, सचिव के क्या पावर होंगे, उपाध्यक्ष के क्या पावर होंगे। तो उसका चार प्रतिलिपि 4 कॉपी लिख सकते हैं, 4 कॉपी के साथ आवेदन किया जाएगा, यानी प्रारूप फॉर्मेट में भर करके और 4 कॉपी लगाया जाएगा कि हमारा नियमावली ये है। क्लियर है। चलिए इसके बाद की बात देखें, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे निश्चित प्रारूप और साथ ही साथ उसका नियमावली का 4 कॉपी, जिसको कि नियमावली को आप क्या बोलते हैं, इस अधिनियम की भाषा में उपनियम बोलते हैं, यानी उस सहकारी सोसाइटी के उपनियम से संबंधित 4 कॉपी लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा यहां तक तो ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं एक व्यक्ति किसी दूसरे सहकारी सोसाइटी का सदस्य है, एक सहकारी सोसाइटी का नाम ए ले लेता हूं, दूसरा सहकारी सोसाइटी का नाम बी ले लेता हूं। इस ए नामक सहकारी सोसाइटी में एक रामू नामक व्यक्ति सदस्य है। इस रामू नामक व्यक्ति को बी सहकारी सोसाइटी वाले भी अपना सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पहले से ए सहकारी सोसाइटी में सदस्य है। तो अगर किसी दूसरे सोसाइटी में अगर वो सदस्य है, सहकारी सोसाइटी ही नहीं किसी अन्य सोसाइटी में सदस्य भी हो, तो अगर इस सहकारी सोसाइटी रहेगा तो मिनिमम कितने लोगों से बनेगा, 20 लोगों से। लेकिन कोई अन्य सोसाइटी है, मान लेते हैं सहकारी नहीं है, कोई अन्य सोसाइटी है, तो इसका कोई सदस्य रामू है जो कि इसका भी सदस्य बनना चाहता है, तब क्या होगा, क्या रामू सीधे सीधे इसका सदस्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रामू को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ेगी। किस प्रकार की, कि रामू जिस सहकारी सोसाइटी का सदस्य होगा या जिस सोसाइटी का सदस्य होगा, उस सोसाइटी के लोगों से उसको एक प्रकार का नो ड्यूज साइन कराना पड़ेगा। नो ड्यूज साइन मतलब एक प्रकार से सहमति पत्र साइन कराना पड़ेगा। और यदि इस सोसाइटी में सदस्यों की संख्या 10 से कम है तो सभी लोगों से साइन कराना पड़ेगा। यदि अगर 10 से ज्यादा है तो कम से कम 10 लोगों से साइन करा करके रजिस्ट्रीकरण के दौरान उसको आवेदन के साथ भेजना पड़ेगा। जो प्रारूप और उपविधि का जो 4 कॉपी भेजा जाएगा, उसके साथ रामू के लिए नो ड्यूज का भी एक कॉपी भेजा जाएगा कि ए नामक सोसाइटी में वो सदस्य है और ए नामक सोसाइटी के व्यक्ति रामू को हम बी नामक सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकरण हम कराना चाहते हैं उसमें भी सदस्य बनाना चाहते हैं। तो वहां के अगर सदस्यों की संख्या, ए नामक सोसाइटी के सदस्यों की संख्या अगर 10 से कम है तो सभी लोग साइन करके देंगे कि हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर 10 से अधिक है तो कम से कम 10 लोग साइन करके देंगे कि हमको कोई आपत्ति नहीं। क्लियर है। चलिए, और 2 चीजें तो हमने देख ली। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देखा, आवेदन में हमने क्या देखा, निश्चित प्रारूप में भर के देना है, 4 कॉपी देना है, उसका उपनियम का यानी सोसाइटी कैसे संचालित होगी उसका 4 कॉपी भेजना है आवेदन के दौरान। साथ ही साथ हमने एक चीज और देखा कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे सोसाइटी में सदस्य है और अभी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की जा रही है, बी नामक सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा रही है उसमें भी सदस्य होना चाहता है, तो किस प्रकार से उसको एक प्रकार का नो ड्यूज या अनापत्ति पत्र साइन कराना होगा। क्लियर है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज में बच जाता है जो है फीस। तो फीस के लिए वही चीजें हैं कि क्या चीजें,
कि जैसा 1962 में जो नियम बनेगा, 1962 का नियम आगे देखेंगे कि फीस कैसे पे करना है, सहकारी सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रीकरण कराना है तो उसका फीस का पेमेंट कैसे होगा, तो 1962 के अनुसार जो भी नियम बनाए जाएंगे उसी नियम के अनुसार उसकी फीस का पेमेंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से धारा 7 हमारा खत्म होता है। क्लियर है? तो 2-3-4 बातें आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो। पहला कि नियम में जो विहित प्रारूप होगा उस प्रारूप में आवेदन किसके पास करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास। और मैंने रजिस्ट्रार के संबंध में आपको एक बात क्लियर की कि रजिस्ट्रार जो मुख्य रजिस्ट्रार है राज्य भर का एक, उसी के पास आवेदन करें ये जरूरी नहीं। अगर वो अधिकार किसी अन्य रजिस्ट्रार को दिया गया है, जो 4 प्रकार के मैंने रजिस्ट्रार बताए थे, तो उनके पास भी आवेदन किया जा सकता है। दूसरी बात, सोसाइटी कैसे संचालित होगी उसका एक नियमावली जो होगा, जिसको आप उपनियम के नाम से जानेंगे, सोसाइटी का उपनियम जिसको आप बोलेंगे, उसकी 4-4 कॉपी आपको भेजनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सोसाइटी का सदस्य बनाना चाहते हैं जो व्यक्ति किसी अन्य सोसाइटी, जैसे ए नामक सोसाइटी में रामू था, तो उसको अगर आप अपने सोसाइटी में सदस्य बनाना चाहते हैं तो एक प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र साइन करा करके आपको उसमें लगाना होगा। और अगर 10 से कम संख्या है ए नामक सोसाइटी की तो पूरे सदस्यों से अनापत्ति पत्र लेना पड़ेगा, और 10 से अधिक है तो कम से कम 10 लोगों से अनापत्ति पत्र लेना पड़ेगा। आपसे रजिस्ट्रीकरण से संबंधित इससे और डीप में जाके सवाल संभवतः नहीं पूछेगा, इसी को घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसी 4-5 पॉइंट को। क्लियर होगा? अब हम देखेंगे धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 कहता है कतिपय प्रश्नों को विनिश्चय करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। लिख लेता हूं, कतिपय, आप लिख लीजिएगा क्योंकि जोड़ी मिलान में पूछ सकता है। प्रश्नों को, कतिपय प्रश्नों को विनिश्चय करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, यानी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिस पर विनिश्चय करने के लिए यानी निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार के पास शक्तियां होंगी। वो कौन कौन से प्रश्न होंगे उन पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर क देखते हैं, फिर उसी तरीके से ख देखेंगे। ठीक, कुछ ऐसे चीजें जो रजिस्ट्रार का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा, उस विषय में बात कर लेते हैं। पहला, जहां को सोसाइटी बनाया जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किए जाने, बने रहने के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति कृषक परिवार से है या नहीं, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है या नहीं, विशेष उपजीविका उद्भूत हो तो रजिस्ट्रार का शक्ति, रजिस्ट्रार का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। क्या? 2 बातें इसमें है। पहला है कि अगर मान लेते हैं कृषक समूह के रूप में किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है, तो इसमें कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं रामू ही है, रामू नामक व्यक्ति है। रामू जो है क्या कृषक परिवार से है या नहीं है, इसका निर्णय, अगर कोई ऐसा प्रश्न उठता है, कोई विवाद की स्थिति होती है, तो इस पर कौन निर्णय लेगा? रजिस्ट्रार निर्णय लेगा। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा सोसाइटी बनाया जा रहा है और उसमें उसमें क्षेत्र का मामला उत्पन्न हो कि जैसे सरगुजा संभाग का कुछ सोसाइटी है और रामू जो व्यक्ति है वो है बिलासपुर का, लेकिन उसने एक फर्जी दस्तावेज लगाया और साबित करने का प्रयास किया कि मैं सरगुजा का हूं, स्थान यानी निवास। ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय कौन लेगा? रजिस्ट्रार लेगा। और रजिस्ट्रार जो निर्णय लेगा यानी रजिस्ट्रार ही प्रमाणित करेगा अंतिम रूप से कि जो सोसाइटी, मान लेते हैं कृषक सोसाइटी बन रही है, मान लेते हैं उद्योग के लिए अलग सोसाइटी बन रही है, गृह निर्माण के लिए कई प्रकार की सोसाइटियां बन सकती हैं, तो अलग अलग जो सोसाइटियां बन रही हैं उसमें जिस व्यक्ति को उसका सदस्य बनाया जाना है, जैसे अभी के उदाहरण में हम किसको देख रहे हैं? रामू को सदस्य बनाया जाना है, तो रामू वास्तव में उसी वर्ग से निर्भर करता है कि नहीं। मान लेते हैं उद्योग के लिए सोसाइटी बन रहा है, 8-20-25 उद्योगपति मिलकर के एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं और रामू जो है वो कृषक परिवार से है, औद्योगिक परिवार से नहीं है, तो इसको ये
औद्योगिक परिवार से है या नहीं है इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? यही रजिस्ट्रार करेगा, और रजिस्ट्रार का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा, उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह या किसी भी प्रकार का अपील नहीं किया जा सकता। यही था आपका धारा नंबर 8। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो रहा होगा और जरूर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। धारा नंबर 9 देखते हैं। धारा नंबर 9 बताता है रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। धारा नंबर 9 के सामने लिखिएगा रजिस्ट्रीकरण। धारा नंबर 9 के सामने रजिस्ट्रीकरण, और रजिस्ट्रीकरण को नेक्स्ट पेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा आवेदन जब रजिस्ट्रार के पास आएगा, कैसा आवेदन? जैसा कि धारा 7 और धारा 8 में बताया गया, मतलब धारा 7 में कुल मिला के बताया गया, धारा 8 में तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिस पर रजिस्ट्रार अंतिम रूप से निर्णय लेगा, तो ये उसका मामला नहीं। धारा 7 के अनुसार जब आवेदन किसी रजिस्ट्रार के पास आएगा तो रजिस्ट्रार उन सब चीज़ों को देखेगा कि क्या ये रजिस्ट्रीकृत करने योग्य है या नहीं। यदि रजिस्ट्रीकृत करने योग्य है तो रजिस्ट्रीकृत कर देगा, उसको रजिस्टर में लिख लेगा। यदि नहीं है तो फिर कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो नहीं है के अंतर्गत आएंगी? तो धारा 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण होता है, यानी आवेदन देने के बाद रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया जो है वो धारा 9 में बताई गई है, या फिर रजिस्ट्रीकरण के बारे में धारा 9 में बताया गया है कि धारा 9, अगर धारा 7 के अंतर्गत कोई आवेदन रजिस्ट्रार के पास आते हैं और रजिस्ट्रार को लगता है कि सब चीज़ ठीक है, ओके है, तो उस सोसाइटी का रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कर देगा। यदि उसको नहीं लगता तब जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्टर करने से इनकार कर देता है तो आदेश के कारणों सहित आवेदन को हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा। अर्थात पहला तो इसका धारा 9 का उपधारा 1 देखें, अगर धारा 9 का उपधारा 1 देखें तो सब चीज ओके है, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर कर देगा। धारा 9 की उपधारा 2 देखें। धारा 9 की उपधारा 2 क्या कहता है? जब रजिस्ट्रार सोसाइटी की उपविधियों को, सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को, यानी सोसाइटी जिसको रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, आपको ध्यान रख होगा जब हमने धारा 7 पढ़ा तो धारा 7 में मैंने बताया कि निहित विहित प्रारूप में एक आवेदन जाएगा रजिस्ट्रार के पास। जब विहित प्रारूप में आवेदन रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो रजिस्ट्रार उस प्रारूप के साथ एक और चीज जाएगी, वो क्या होगा? उपविधि। उपविधि क्या होगा कि वो सोसाइटी कैसे संचालित होगा, उसका कार्यकलाप कैसे होगा, उन सब चीजों को उस उपविधि में लिखा जाएगा। उसकी 4 कॉपी जाएगी रजिस्ट्रार के पास। अब जो है रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्ट्रीकरण करेगा तो रजिस्ट्रीकरण के दौरान वो 2 तरीके से कर सकता है चीजों को इनकार। पहला तो कि वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को ही रजिस्ट्रीकरण करने से मना कर दे, बोले कि नहीं मैं इस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं करूंगा, चाहे जो भी कारण। दूसरा, सोसाइटी के अंतर्गत जो 4 कॉपी दी गई थी जिसमें उपविधि लिखी गई थी कि सोसाइटी कैसे चलेगा, तो इस उपविधि के किसी पॉइंट को रजिस्टर करने से मना कर दे। दोनों ही स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति ये हो जाएगी पूरी की पूरी सोसाइटी को ही रजिस्टर न करे। दूसरी स्थिति हो सकती है कि सोसाइटी को तो रजिस्टर करे लेकिन किसी उपविधि को रजिस्टर करने से मना कर दे, बोले कि नहीं मैं इस उपविधि को रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि ये अधिनियम सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के खिलाफ है, या सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का उल्लंघन करता है। मान लेते कोई कहता है कि नहीं हम 10 लोग 20-25 लोग जुआरी हैं और इसके लिए हम सोसाइटी बनाना चाहते हैं, क्यों हम जुआ खेलेंगे, उससे हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने जीवन में जुआरी के क्षेत्र में। तो रजिस्ट्रार बोलेगा नहीं मैं आवेदन स्वीकार नहीं करूँगा, तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी। अब रजिस्ट्रार चाहे सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत न करे या उपविधि को रजिस्ट्रीकृत न करे, दोनों ही स्थिति में रजिस्ट्रार क्या करेगा? कारण लिखेगा कि मैं सोसाइटी को रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा। रजिस्टर करना मतलब अपने रजिस्टर में लिखना कुल मिला के, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस सोसाइटी को मिलेगा। तो इस
सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत क्यों नहीं कर रहा या फिर उपविधि को रजिस्ट्रीकृत क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण लिखते हुए जो भी इसका आवेदन किया था, यानी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन किया था, उस व्यक्ति को क्या करेगा, वापस लौटा देगा कि हम इस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं कर सकते या इसके इस उपविधि का रजिस्ट्रीकरण नहीं कर सकते। कारण क्या है, तो कारण ये, जो भी कारण होगा वो लिख करके वापस करेगा। क्लियर है। लेकिन ऐसी स्थितियां जब होंगी तो असंतुष्टि की बात आ जाएगा। पहला बात मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, आपने दे दिया मुझे, बात खत्म हो गई। अगर मैं आपसे मांगूं कि आप मुझे 100 रुपए दे दो और आपने मुझे देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो आप बताएंगे कारण। अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, अब ए व्यक्ति जो है बी से कुछ 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब बी इससे डिमांड करता है कि मेरा पैसा वापस करो। अब ए पैसा देने से मना कर देता है, तब की स्थिति में क्या होगी, विवाद उत्पन्न होगा। अब इस विवाद के समाधान के लिए थाना है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रीकरण करने के लिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए भेजा गया और उसको रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, कारण भी बता दिया, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये जो कारण इसने बताया है जेन्युइन कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है, सही कारण नहीं है, इसके वजह से हमारे सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण न हो, ये गलत बात। तब फिर व्यक्ति कहां जाएगा, तो उसके बारे में इसी धारा यानी धारा 9 में ही बताया गया कि रजिस्टर किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण आवेदन होने के 30 दिन के अंदर अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा। पहला नंबर पॉइंट 30 दिन के अंदर, 30 दिन नहीं, 90 दिन। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पहला बात देखिए, धारा 9 के अंतर्गत उपधारा 1 हो या उपधारा 2 हो, उपधारा 1 या उपधारा 2 दोनों की स्थिति में चाहे उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया जाए, चाहे उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाए, चाहे उसके उपविधि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाए, धारा 2 यही बताता है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया, उपविधि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया, दोनों ही स्थिति में जो रजिस्ट्रार के पास जब आवेदन आएगा, उसके आवेदन प्राप्त होने के 90 दिवस के अंदर उसको फाइनल डिसीजन बताना होगा कि क्या वो रजिस्ट्रीकरण कर रहा है तो ठीक है, क्या वो रजिस्ट्रीकरण नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उसका कारण लिख करके वो वापस करेगा। तो ये डेट क्या होगा, 90 दिन। तो आपसे ये सवाल जब पूछा जाएगा कि जब रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाएगा तो रजिस्ट्रार कितने दिनों के अंदर किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विषय पर विनिश्चय करेंगे, तो आपका उत्तर होगा 90 दिन। और ये आपका एक आईएमपी फैक्ट होगा, जहां से आप प्रश्न आपसे पूछा भी जा सके, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। जब रजिस्ट्रार के पास आवेदन प्राप्त होगा कि मुझे किसी सहकारी सोसाइटी, मतलब किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है, तो सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार करेंगे या नहीं करेंगे, ये फाइनल उसको 90 दिन के अंदर करना होगा कि मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा। क्लियर है। चलिए अब आगे बात देखें। रजिस्टर कर लिया गया तब तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन रजिस्टर नहीं किया गया, धारा 9 की उपधारा 2 याद रखिएगा कि सोसाइटी का ही रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया या फिर सोसाइटी की किसी उपविधि का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया, तब की स्थिति में, जब रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया तब की स्थिति की बात मैं बता रहा हूं। तो तब बताया गया है कि परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्व अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो ऐसी कालावधि के अवसान होने के 15 दिन के भीतर आवेदन अगले रजिस्ट्रार को भेज दिया जाएगा और अगला रजिस्ट्रार जो होगा वो 2 मास के अंदर इसका निपटारा करेगा। और यदि 2 माह के अंदर निपटारा नहीं किया जाएगा तो यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकरण हो चुका है। एक टाइमलाइन मैं बता देता हूं तो आपको क्लियर रहेगा। आवेदन गया किसके पास, रजिस्ट्रार के पास।
आवेदन गया रजिस्ट्रार के पास, आवेदन रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद रजिस्ट्रार के पास कितने दिन का समय है, 90 दिन का समय। 90 दिन के समय में वो क्या निर्णय लेंगे कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करना है या रजिस्ट्रीकरण नहीं करना है। क्लियर है? 90 दिन के अंदर वो डिसीजन लेंगे कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करना है या नहीं करना है। क्लियर है? अगर उसने डिसीजन ले लिया तो ठीक है कि रजिस्ट्रीकरण करना है तो भी, नहीं करना है तो भी। रजिस्ट्रीकरण हो गया तो सब बात खत्म हो गई। रजिस्ट्रीकरण चल रहा है, झूल रहा है, मतलब 90 दिन बीत गया तो फिर क्या होगा, 90 दिन बीतने के बाद यह रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने उच्च रजिस्ट्रार को भेज देगा। उच्च रजिस्ट्रार मतलब जो सिंगल एक राज्य का रजिस्ट्रार होगा, छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रार। क्लियर होगा? आवेदन करने पर रजिस्ट्रार के पास आवेदन जाएगा, रजिस्ट्रार 90 दिन के अंतर्गत उस पर आवेदन पर डिसीजन लेंगे। अगर आवेदन पर डिसीजन वो नहीं ले पाते 90 दिन के अंदर तो फिर 15 दिवस के अंदर यानी 15 दिन के अंदर इसको भेज दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का जो मेन रजिस्ट्रार होगा उसके पास। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि आवेदन इसी छत्तीसगढ़ के मेन रजिस्ट्रार के पास ही किया गया, यानी पहले तो हमारे पास विकल्प था, मान लेते हैं किसी उप रजिस्ट्रार को, किसी संयुक्त रजिस्ट्रार को ये पावर दिया गया कि तुम रजिस्टर कर सकते हो किसी सोसाइटी का, लेकिन ये पावर नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार को ही ये पावर है कि वो आवेदन स्वीकार करे और रजिस्टर करे, बाकी किसी रजिस्ट्रार को ये पावर नहीं है। अगर मान लेते हैं ऐसी स्थिति है, तब ये रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसने भी तो 90, तो ये फिर 90 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ले पाया तो ये क्या करेगा, छत्तीसगढ़ सरकार को भेजेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को भेजेगा कितने दिन में, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार को जब ये आवेदन प्राप्त होगा तो फिर छत्तीसगढ़ का सरकार को आवेदन प्राप्त होने का मतलब सरकार किसी व्यक्ति को इस मामले के लिए नियुक्त करेगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे पहले नंबर केस में अगर उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार यानी 4 प्रकार के रजिस्ट्रार हैं, उनके पास रजिस्टर करने का पावर है तो उनको भेजा गया, और वो लोग अगर रजिस्टर नहीं कर पाए तो 15 दिन के अंदर वो छत्तीसगढ़ के मेन रजिस्ट्रार को भेज देंगे, और छत्तीसगढ़ का मेन रजिस्ट्रार जो क्या करेगा, 60 दिन के अंदर ये डिसीजन लेगा कि इसका रजिस्ट्रीकरण किया जाना है या नहीं किया जाना है। मान लेते हैं 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकरण किया जाना है या नहीं किया जाना, इस पर निर्णय नहीं ले पाया, तब क्या होगा, तब ये माना जाएगा कि वो सहकारी सोसाइटी और उसकी जो भी उपविधियां थी वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो गई हैं। तब मजबूरन में छत्तीसगढ़ का जो मेन रजिस्ट्रार होगा उसको अपने रजिस्टर में जगह देगा, यानी रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। पहला नंबर, केस नंबर पहले के अंतर्गत अगर देखें, केस नंबर 1 के अंतर्गत, केस नंबर 1 के अंतर्गत आवेदन किया गया था किसके पास, मेन रजिस्ट्रार के पास नहीं किया गया था, उप, सहायक, संयुक्त इन सभी के पास किया गया था। तो ये लोग अगर 90 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ले पाए तो 15 दिन के अंदर इसके पास भेजेंगे, छत्तीसगढ़ के मेन रजिस्ट्रार के पास, और छत्तीसगढ़ का मेन रजिस्ट्रार फिर अगर 60 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ले पाया तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी। डिसीजन ले लिया तो अच्छी बात है। क्लियर है? चलिए दूसरा केस ये देखें कि आवेदन किया गया छत्तीसगढ़ के मेन रजिस्ट्रार के पास भी, उसने 90 दिन के अंदर अगर उस पर डिसीजन नहीं लिया तो फिर क्या भेजा, किसको भेजा जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के पास भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के पास भेजने का मतलब यह है छत्तीसगढ़ सरकार किसी अधिकारी को इसके लिए नियुक्त करेगी, उस अधिकारी के पास भेजा जाएगा, और वो अधिकारी उस अधिकारी के पास, अधिकारी लिख देता हूं, उस अधिकारी के पास समय कितने दिनों का होगा, 60 दिन का। सेम ही ऐसे ही जैसा, बस इसमें एक अधिकारी का रोल बढ़ जाता है। बस नीचे वाले केस में एक अधिकारी नया आ जाता है, ऊपर वाले में अधिकारी नहीं। 60 दिन का समय होगा, अगर 60 दिन में वो डिसीजन ले लेता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही वो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी, उसके जो भी नियमावली थी वो रजिस्ट्रीकृत समझे जाएंगे और उसको रजिस्टर में वो मतलब रजिस्टर में दर्ज करेगा जो रजिस्ट्रार होगा वो। इस तरीके से आपका धारा 9 खत्म होता है। धारा 9 कुल मिला के रजिस्ट्रीकरण के
प्रक्रिया के बारे में बताया गया। थोड़ा सा एक बार आउटलाइन धारा 9 के बारे में बता दूं तो फिर क्लियर हो जाए। और हाँ, धारा 9 बताता है, धारा 9 क्या बताता है? हाँ, धारा 9 बताता है कि धारा 7 के अंतर्गत जो भी आवेदन किए गए थे रजिस्टर करने के लिए आवेदन, उस आवेदन में विहित प्रारूप में आवेदन किया जाएगा, निश्चित फॉर्मेट में किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्मेट के अलावा उसमें उपविधियों की कॉपी होगी। उपविधियों की कॉपी होने का मतलब क्या है कि वो सोसाइटी कैसे काम करेगी उस सब विषय का नियमावली होगा। वो रजिस्ट्रार के पास आएगा, रजिस्ट्रार को इसका निर्णय 90 दिन के अंदर लेना है। अगर रजिस्ट्रार 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकृत कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकृत नहीं कर पाते तब वो मेन रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा और इसके लिए टाइम लाइन दिया गया है 15 दिन का, यानी 15 दिन के अंदर उसको मेन रजिस्ट्रार के पास भेजना होगा। 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर मेन रजिस्ट्रार के पास गया और मेन रजिस्ट्रार जो होगा, छत्तीसगढ़ का एक ही रजिस्ट्रार होगा, उसके पास कितने दिन का समय होगा? 60 दिन का। यदि 60 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रीकृत कर देता है या फिर उस पर डिसीजन दे देता है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा, तो बात ठीक है। अगर नहीं देता है तो ये समझो कि वो सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हो गई। पहला केस जब उप रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार को आवेदन किया गया। अगर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ के मेन रजिस्ट्रार के पास ही आवेदन किया गया कि आप हमारे सोसाइटी को रजिस्ट्रीकरण करिए, तो भी क्या होगा? 90 दिन के अंदर वो डिसीजन लेगा। नहीं ले पाया तो 15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास भेजेगा और छत्तीसगढ़ का नियुक्त अधिकारी 60 दिन का समय होगा वो मतलब उसको रजिस्टर करने का। यदि 60 दिन में भी रजिस्टर नहीं कर पाता या फिर कोई डिसीजन नहीं दे पाता तो ऑटोमेटिक रजिस्टर किया जाएगा। यानी अगर आपका कोई रजिस्ट्रार जान पहचान का है और कोई गैर कानूनी काम, कोई गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आप, तो आपके लिए क्या व्यवस्था है? आप एक आवेदन करिए, बोलिए कि 90 दिन तुम चुप रहो। 90 दिन वो चुप रहा, फिर बोलिए कि 15 दिन के अंदर तुम उसको भेज दो, किसी दूसरे को भेज दिया, मतलब उच्च अधिकारी को। अब वो क्या करेगा? उसके पास 60 दिन का समय है। 60 दिन के अंदर बोले कि कोई डिसीजन मत लो, तो 90 और 60 9 6 15 और 15 1 16 165 दिन अगर आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये समझिए आपका सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हो गया, कोई समस्या नहीं। तो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा ये 90 दिन पूछा जाएगा। आपसे सवाल जो पूछा जाएगा कि यदि 90 दिन के अंदर डिसीजन नहीं ले पाता तो कितने दिन में उसको उच्च अधिकारी के पास भेजना है या फिर मेन रजिस्ट्रार के पास भेजना है या फिर छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होगा, जो अधिकारी होगा उसके पास भेजना। अगर मेन रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया गया है तो आप ये बता देंगे 60 दिन, अगर वो मतलब 15 दिन के अंदर भेजना है, 90 दिन का इधर समय है और 60 दिन आगे वो लोग डिसीजन नहीं लेते तो फिर बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, उस सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत अब हम देखेंगे धारा 10। और धारा 10 कहता है सोसाइटी का वर्गीकरण। सोसाइटी का वर्गीकरण, सोसाइटी का वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार की सोसाइटियां रजिस्ट्रीकृत कराई जा सकती हैं। तो उसको आप लिख लीजिए फटाफट। 12 प्रकार की सोसाइटियां रजिस्ट्रीकृत कराई जा सकती हैं। उनके नाम मैं बता देता हूं। पहला है उपभोक्ता सोसाइटी, दूसरा कृषि कर्म सोसाइटी, तीसरा गृह निर्माण सोसाइटी, चौथा विपणन सोसाइटी, छठवां बहुप्रयोजन सोसाइटी, सातवां नहीं कितना हो गया 1 2 अच्छा बहुप्रयोजन सोसाइटी, फिर उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और एक है औद्योगिक सोसाइटी। कितने प्रकार, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रकार, सॉरी 12 लिख दिया। 10 प्रकार के सोसाइटी का
रजिस्ट्रीकरण कराया जा सकता है। तो उपभोक्ता कृषि कर्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। इस प्रकार के 10 प्रकार के सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण धारा 10 के अंतर्गत किया जा सकता है, इस अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए, और ये जो 10 सोसाइटियां होंगी, ये जो 10 सोसाइटियां होंगी, ये 4 प्रकार के सोसाइटियों में वर्गीकृत होंगे। मतलब नहीं समझे आप? मतलब ये है कि जो उपभोक्ता सोसाइटी है, कृषि कर्म सोसाइटी जो अभी आपको लिखवाया, ये 10 प्रकार की सोसाइटियां मुख्य 4 प्रकार की सोसाइटियों में रजिस्ट्रीकृत होंगी। उसका नाम क्या है बता देता हूं। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, संघीय सोसाइटी। शीर्ष, संघीय, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझ गया। शीर्ष, संघीय, केंद्रीय, प्राथमिक। केंद्रीय और एक है प्राथमिक, इस प्रकार की। यानी जो 10 सोसाइटी हैं वो तो प्रकार है। उन 10 सोसाइटी को, जैसे मान लीजिए प्राथमिक सोसाइटी कोई गठन किया जा रहा है, तो प्राथमिक सोसाइटी शीर्ष सोसाइटी के अंतर्गत आएगा, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी। इसके लिए नियमावली जो बनाया जाएगा, तो कौन कौन से फीचर अगर उसमें होंगे तो उसको, जैसे मान लेते हैं एक सोसाइटी गठित कर रहे हैं विपणन सोसाइटी, ठीक है, विपणन सोसाइटी। अब विपणन सोसाइटी संघीय के अंतर्गत आएगा, केंद्रीय के, प्राथमिक के या शीर्ष के। यानी वो जो 10 प्रकार के सोसाइटी मैंने बताया, उस 10 प्रकार के सोसाइटी इस 4 प्रकार के सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे। यानी इन चारों प्रकारों के अंतर्गत वो 10 प्रकार के सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे। जब रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो रजिस्ट्रीकरण के दौरान जो रजिस्ट्रेशन वो देगा, नंबर देगा, तो उसमें बताएगा कि आपका जो सोसाइटी, मान लीजिए उपभोक्ता सोसाइटी के नाम से आप उपभोक्ता सोसाइटी प्रकार में आप रजिस्ट्रीकृत किया जाएंगे, तो वो क्या संघीय सोसाइटी में आ रहा है, केंद्रीय सोसाइटी में, प्राथमिक सोसाइटी में या शीर्ष सोसाइटी में। अब ये जो निर्णय होगा रजिस्ट्रार का, ये निर्णय उसका अंतिम निर्णय होगा। क्लियर है? उस पर कोई भी प्रकार का आवेदन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यहीं तक है ये दूसरा सोसाइटी, मतलब धारा 10। धारा 10 नहीं समझे होंगे तो फिर से समझा देता हूं। धारा 10 के अंतर्गत 10 प्रकार के सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और जितनी भी सोसाइटियां हैं 10 प्रकार की सोसाइटी, उन 10 प्रकार की सोसाइटियों को इस 4 शीर्षक 4 पॉइंट में बांटा गया है। शीर्ष, संघीय, केंद्रीय, प्राथमिक। अब किस सोसाइटी का क्या फीचर है जो आप सहकारी सोसाइटी वो करवाने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, उसमें क्या फीचर है, उस फीचर को देखते हुए वो शीर्ष सोसाइटी के फीचर में आएगा तो शीर्ष सोसाइटी के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे, संघीय सोसाइटी के फीचर में आएगा तो संघीय सोसाइटी के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब ये फीचर क्या क्या है ये हम कहाँ पढ़ेंगे? नियम में। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फीचर किसी सोसाइटी में होंगे तो उसको संघीय में शामिल करेंगे, कौन कौन से फीचर किस में होंगे तो किस में शामिल करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे धारा, आगे की धारा 11। आसान है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को पढ़ते जाना है ध्यान से तो समझ में आता जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं 1 मिनट का, फिर आगे पढ़ा देता हूं धारा 11। चलिए भाई धारा 11 देखते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लिया था। धारा 11 है सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। ये क्या चीज है भैया? सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन धारा 11 के अंतर्गत। तो ये उपविधियां कौन सी उपविधियां हैं? वही सोसाइटी कैसे चलेगा, इस विषय में जो बातें धारा 7 के अंतर्गत भी हमने पढ़ा है,
कि जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रीकरण कराएंगे, तो रजिस्ट्रार के पास जो आवेदन देंगे तो आवेदन में 4 कॉपी जो लगाएंगे कि हमारी सोसाइटी का काम क्या होगा, हमारी सोसाइटी कैसे संचालित होगा, अध्यक्ष के क्या अधिकार, सदस्य के क्या अधिकार, उपाध्यक्ष सचिव के क्या अधिकार, ये सब चीज़ें उस 4 कॉपी में लिखी होगी, उसी उपविधि के अंतर्गत लिखी गई होंगी। अब शुरू में तो हमने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण करा लिया, धारा 7 के अंतर्गत आवेदन करके रजिस्ट्रीकरण हो गया। धारा 9 के अंतर्गत एक्चुअल में रजिस्ट्रीकरण हुआ, आवेदन धारा 7 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो आवेदन करके हमने रजिस्ट्रीकरण करा लिया, रजिस्ट्री हो गया, रजिस्टर हो गया, मतलब अपने रजिस्टर में उसने लिख लिया। ठीक है, अपने रजिस्टर में उसने लिख लिया। जब अपने रजिस्टर में उसने लिख लिया, उसके बाद जब हमने शुरू में दिया था तो क्या हम वो 4 कॉपी दिए होंगे ना, 4 कॉपी दिए होंगे उपविधियों का, यानी हमारी सोसाइटी कैसे काम करेगी उन सब विषयों का सारी चीजें डिटेल लिख करके दिए होंगे 4 कॉपी। अब इसी उपविधि में हमको कुछ चेंज करना है। पहले मान लेते हैं हम कहते थे कि हमारी सोसाइटी जो थी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारी सोसाइटी क्या हो गई, रजिस्टर हो गई। ठीक, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम काम करते करते हमको ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कैसे करेंगे? जब हम रजिस्ट्रार के पास जा करके उसको सुधरवाएंगे तब तो, यानी हमारी जो उपविधियां थी, हमारा जो नियमावली था, उसको पहले हमने दिया था कॉपी, ये 4 कॉपी लिख करके, तो उसी हिसाब से उसने रजिस्ट्रेशन किया था। तो हम अब उसको फिर से बदलवाएंगे तब तो हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। अब इसको बदलवाना है तो कैसे बदलवा सकते हैं, इस विषय पर बात करेगा धारा नंबर 11, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। क्लियर है? चलिए, किसी सोसाइटी के उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न कर लिया जाए और 4 प्रतियां रीति के अनुसार रजिस्ट्रार को न भेजी जाए। यानी कोई भी सोसाइटी, देखिए सोसाइटी यहाँ है, मान लेते हैं या रजिस्ट्रार का ऑफिस है, रजिस्ट्रार का ऑफिस है, यहाँ एक सोसाइटी बना हुआ है। ठीक है, अब ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है पहले से। अब ये रजिस्ट्रार को पहले बता चुका है कि हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम। अब ये सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहती है, तो उसके उपविधि यानी नियमावली में तो संशोधन करना पड़ेगा। तो नियमावली में संशोधन के लिए पहले इस समिति, इस सोसाइटी के जो सदस्य होंगे वो अपने नियमावली में संशोधन करेंगे, उसके बाद फिर उसको यहाँ भेजेंगे, फिर ये यहाँ पे संशोधन करके रजिस्टर में उसको ठीक करेगा। जो ठीक करेगा तो फिर उसका नियमावली का संशोधन हो जाएगा। क्लियर है? जब ठीक करेगा तो नियमावली का संशोधन हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बात, पहला वाला लाइन यही कहता है कि सोसाइटी के नियमावली में, उपनियम में जो भी संशोधन होंगे वो संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होंगे जब यहां रजिस्ट्रार रजिस्टर में संशोधन न कर दे, रजिस्टर में संशोधन न कर दे। ऐसा नहीं कि सोसाइटी के सदस्य जो है खुद ब खुद संशोधन कर ले तो संशोधन मान्य होगा, ऐसा नहीं होगा। इनको संशोधन करना होगा, संशोधन करने के बाद उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। रजिस्ट्रार जब अपने रजिस्टर में उसके उपविधियों को चेंज करेगा, यानी नियम को चेंज करेगा कि इस सोसाइटी की अब पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती थी, अब शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा मतलब दोनों क्षेत्र में काम करेगी, तब फिर क्या होगा, फाइनल वो चेंज माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसा संशोधन कैसे कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी को लगता है कि हमको उपनियम में संशोधन करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब आप दोनों तरीके का रजिस्ट्रार ले सकते हैं। अभी वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं तो जो मेन रजिस्ट्रार है उसको छोड़ दीजिए, आप जो उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, ये सब जो है उनकी बात करिए। ठीक है, जो मेन रजिस्ट्रार है उसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, मेन को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। सोसाइटी के किसी नियमावली में संशोधन करना है तो सोसाइटी क्या करेगी, इस रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेगी, आवेदन के साथ भेजेगी कि हमको कुछ नियमावली में संशोधन करना है। और पहला
पहला याद होगा आपको, जब रजिस्ट्रीकरण कराना था, रजिस्टर कराना था, उस समय क्या करती थी, 4 कॉपी भेजती थी अपने उपनियम का। उसी प्रकार से अभी भी 4 कॉपी फिर से इसको अपने उपनियम का भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। क्लियर है? तो रजिस्ट्रार के पास 4 कॉपी चला गया उपनियम का। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, जैसे ही उसको ये आवेदन प्राप्त होगा, ये रजिस्ट्रार जो होगा 30 दिन के अंदर इसको संशोधित करेगा, या नहीं करता है 30 दिन के अंदर तो 30 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेगा। क्लियर है? अगर 30 दिन के अंदर वो रजिस्टर नहीं करता है, रजिस्टर करने से इनकार करता है, यदि वो संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने के नहीं करने का विनिश्चय करता है, इनकार संबंधी आदेश और इनकार कारणों सहित 30 दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा। यानी जब इसके पास आवेदन गया तो 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर करना है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, तो क्या कारण है, जैसे पहले था ना वैसे ही क्या कारण है, उन कारणों के साथ यहाँ पे उसको 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, जो सोसाइटी उसके पास आवेदन की रहेगी। यानी 30 दिन, ये 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसको रिजेक्ट किया जाएगा कि ये मतलब ये जो उपनियम है वो संशोधित नहीं किया जा सकते, तो उसके कारणों को लिख करके 30 दिन के अंदर वो इस सोसाइटी को भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा कि मैं इसको संशोधित नहीं कर रहा। क्लियर है? परंतु यदि रजिस्ट्रार उपरोक्त कालावधि के भीतर निपटारा करने में असफल रहता है, यानी 30 दिन के अंदर वो रजिस्टर भी नहीं करता और इसको भेजता भी नहीं, मतलब वापस जो सोसाइटी को भेजा जाना था तो वापस सोसाइटी को भेजता भी नहीं है, वापस पीला रंग लिख दो, वापस भेजता भी नहीं है और अपने पास रजिस्टर भी नहीं करता, तब की क्या कार्यवाही होगी? तब की स्थिति में 15 दिन के भीतर आवेदक को अगले उच्च अधिकारी के पास आवेदन उपरोक्त कालावधि का अवसान होने पर 15 दिन में ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, जहां रजिस्ट्रार स्वयं अधिकारी हो, भेज दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसा आवेदन मान लेते हैं ये जो रजिस्ट्रार है ये आवेदन को स्वीकार भी नहीं करता, अस्वीकार भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। 30 दिन का ये समय बीत गया और 30 दिन के अंदर उसको कारणों सहित भेजना था वो भी समय बीत गया, यानी टोटल 60 दिन बीत गए, तो भी ये कुछ भी निर्णय नहीं लेता। तो फिर क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया, ये रजिस्ट्रार भेज देगा 15 दिन के अंदर इस आवेदन को कहां भेज देगा, अपने उच्च अधिकारी को। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहला वाला केस जो है इसमें सोसाइटी रजिस्ट्रार को भेजता है अपना आवेदन और यहाँ पे मेन रजिस्ट्रार मैंने बोला था शामिल नहीं है, तब की स्थिति में क्या होगा, तब ये जो सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि 4 प्रकार के जो रजिस्ट्रार है, ये 15 दिन के अंदर जो आवेदन भेजना है वो मेन रजिस्ट्रार को भेजेंगे। लेकिन यदि आवेदन मेन रजिस्ट्रार के पास ही किया गया था, ये तो केस हो गया कि भाई मेन रजिस्ट्रार के पास नहीं किया गया था, लेकिन आवेदन अगर मेन रजिस्ट्रार के पास किया गया था तो सेम वही सरकार का जो भी अधिकारी होगा, उस अधिकारी के पास ये मेन रजिस्ट्रार के पास से आवेदन आएगा 15 दिन के अंदर। क्लियर हो गया? सेम जैसा पहले वाले केस में मैंने बताया था, रजिस्ट्रीकरण यानी धारा 9 के अंतर्गत जो बताया था, फिर से मैं इसको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। सोसाइटी के उपनियम में संशोधन के लिए सोसाइटी आवेदन करेगी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार दो तरीके के रजिस्ट्रार मैंने बताया है, एक तो मेन रजिस्ट्रार होता है और बाकी 4 प्रकार के रजिस्ट्रार। यदि मेन रजिस्ट्रार के पास आवेदन नहीं किया गया है, 4 प्रकार के रजिस्ट्रार जो हैं उनके पास आवेदन किया गया है, तो और ये 30 दिन के अंदर उसको मतलब समाधान नहीं करते और 30 दिन और भी समय मिलता है जिसमें वो कारण सहित तो वापस नहीं करते कि हम क्यों इसका रजिस्ट्रीकरण नहीं कर रहे हैं, तब की स्थिति में क्या होगा, 15 दिन के अंदर, यहाँ जो समय बीत गया 60 दिन के बाद 15 दिन के अंदर मुख्य रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा। फिर मुख्य रजिस्ट्रार को 2 महीने का और समय मिलेगा। 2 महीने का और समय मिलने के बाद 2 मंथ में इसको डिसीजन लेना ही लेना है। अगर नहीं लेता है डिसीजन तो ये माना जाएगा कि जो उपविधियां थी, जो संशोधन के लिए आवेदन किया गया था, वो संशोधित हो गई। डिसीजन ले लेता है तो अच्छी बात है, डिसीजन नहीं लेता तो संशोधित हो गई, ये मानी जाएगी। दूसरा केस, अगर आवेदन सीधे सीधे मेन रजिस्ट्रार के पास किया गया था, यानी
सोसाइटी और यहाँ पे मेन रजिस्ट्रार के पास ही आवेदन किया गया था। मुख्य रजिस्ट्रार जो एक होता है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके पास आवेदन किया गया था। तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ पे तो इसको कितने दिन में करना है रजिस्टर, 30 दिन में। 30 दिन में रजिस्टर नहीं कर पाया, 30 दिन और समय मिला कि वो कारण सहित तो वापस कर दे कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाया, कुछ भी कोई डिसीजन नहीं लिया, तो फिर मेन रजिस्ट्रार के पास किसके पर चला जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार का कोई अधिकारी, सरकार का अधिकारी होगा उसके पास। ये भेजेगा कितने दिन में, 15 दिन में। इस अधिकारी के पास कितने समय होंगे, 2 महीने का, ठीक, 2 महीने का समय होगा। तो 2 महीने में अगर ये डिसीजन ले लेता है कि अगर इसके उपविधि में संशोधन करना है तो ठीक है, डिसीजन नहीं लेता तो ये माना जाएगा कि उपविधि में संशोधन हो गया। तो दोनों केस मैंने बता दिया आपको कि आवेदन जब मेन रजिस्ट्रार के पास किया जाए या आवेदन अन्य रजिस्ट्रार के पास किया जाए। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। धारा 11 खत्म हो गया। अब देखते हैं धारा 11 के बाद, अब देखते हैं यहां पे धारा 12। धारा 12 कहता है उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति, उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश मतलब डायरेक्शन देने की। पहला जो हमने देखा था धारा 11, इसमें देखा था कि सोसाइटी के उपविधियों का संशोधन जब सोसाइटी चाहती है कि हम अपने उपविधियों का संशोधन करें, लेकिन सोसाइटी नहीं चाहती। धारा नंबर 12 कहता है कि सोसाइटी नहीं चाहती कि हम उपविधियों का संशोधन करें, फिर भी जबरदस्ती उस सोसाइटी से उसके उपविधियों का, उसके नियम कानून का संशोधन कराया जा सकता है। और ये शक्ति किसके पास है, कौन इसको ऐसा करा सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो इस अधिनियम के नियमों का उपविधियों के अंतर्गत बात हुई, सोसाइटी के 50% सदस्यों के अनुरोध पर यदि रजिस्ट्रार समझता है कि किसी सोसाइटी के उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना सोसाइटी के हित में आवश्यक है तो वो तामील सोसाइटी के पूरे 60 दिन के संशोधन करें। क्लियर है? नहीं क्लियर? ठीक। धारा नंबर 12 देख रहे हैं। धारा नंबर 12 कहता है कि यदि सोसाइटी पूर्ण रूप से, सोसाइटी के सभी सदस्य अध्यक्ष मतलब सर्वसम्मति से आवेदन नहीं करते, लेकिन सोसाइटी में के 50% लोग ये चाहते हैं कि उसके उपविधियों में संशोधन हो। यदि 50% लोग ऐसा आवेदन रजिस्ट्रार के पास करें कि हम अपने उपविधियों में संशोधन करना चाहते हैं, हम 50% लोग हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक आदेश जारी करेगा। आदेश जारी करेगा किसको, सोसाइटी को। पहला नंबर को आपको एक समझ में आएगा, सोसाइटी 11 नंबर वाला जो धारा है, सोसाइटी सर्वसम्मति से आती है, रजिस्ट्रार के पास आवेदन करती है कि हमको संशोधन करना है अपने उपविधि में। धारा नंबर 12 में सोसाइटी के कुछ सदस्य चाहते हैं कि संशोधन हो, तो उसमें से यदि 50% सदस्य आवेदन कर दें कि हमको हमारे उपविधि में संशोधन कराना है, तो रजिस्ट्रार एक आदेश पारित करेंगे कि आप उपविधि में संशोधन करिए, क्योंकि आपके 50% लोग ऐसा चाहते हैं आपके सोसाइटी के। और ऐसा आदेश पारित होने के बाद, ऐसा आदेश भेजने के 60 दिन के अंदर उस सोसाइटी को अपने उपविधि में संशोधन करना ही होगा। क्लियर है? यदि वह सोसाइटी फिर भी, अगर इतना आदेश चला गया उसके बाद भी, यदि वह सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर असफल रहती है, सोसाइटी के सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सिर्फ सोसाइटी को जो सरकार के ज्ञान, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहला 11 नंबर में ये समझे आप कि सोसाइटी के सदस्य पूर्ण रूप से चाहते हैं तो किस तरीके से संशोधन होगा, कहां कहां आवेदन होगा, कैसे, 2 महीना का समय, 15 दिन का समय, 30 दिन का समय, ये सारी चीजें संशोधन के लिए।
धारा नंबर 12 आपको ये बताता है कि यदि सोसाइटी में फूट है, सोसाइटी के कुछ सदस्य चाहते हैं कि उपविधि में संशोधन हो लेकिन कुछ नहीं चाहते, तो यदि 50% उस सोसाइटी के 50% लोग आवेदन करते हैं रजिस्ट्रार के पास कि हम संशोधन चाहते हैं लेकिन और लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं अध्यक्ष के पास अधिकार है कि वो बैठक बुलाए। मान लेते हैं एक उदाहरण में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक सोसाइटी है जिसमें कि कुल 22 लोग हैं और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है, लेकिन इस सोसाइटी के उपविधि में सोसाइटी के उपविधि यानी नियमावली में लिखा गया है कि अध्यक्ष ही मीटिंग बुला सकता है, बाकी कोई नहीं बुला सकता। और अध्यक्ष चाहता है कि उपविधि में संशोधन ना हो, वो जान रहा है कि अगर मैं जिस दिन मीटिंग बुलाया तो ये लोग संशोधित कर देंगे, और संशोधित जब कर देंगे तो मेरे को भेजना पड़ेगा ऊपर रजिस्ट्रार के पास, लेकिन तो मीटिंग ही नहीं बुलाता, मीटिंग को टालता रहता। लेकिन इस 12 में से अगर 22 में से 11 लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमको संशोधन करवाना ही है, तो फिर अध्यक्ष मीटिंग बुलाए कि ना बुलाए उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या करेंगे, सीधे रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे कि हम 50% लोग चाहते हैं, और रजिस्ट्रार एक आदेश निकालेगा, और आदेश निकालने के 60 दिन के अंदर उनको संशोधन करना ही होगा सोसाइटी को। और यदि 60 दिन के अंदर वो संशोधन नहीं करती तो रजिस्ट्रार ये समझेगा कि उसने संशोधन कर दिया है, यानी 60 दिन का समय है, 60 दिन का समय है कि संशोधन कर दो। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, 60 दिन के बाद रजिस्ट्रार जो होगा स्वयं संशोधन कर देगा, और संशोधन करके अपने रजिस्टर में लिखेगा और उसका कॉपी भेजवा देगा किसके पास, उसी सोसाइटी के पास, कि आपके नियमावली में आपके उपनियम में परिवर्तन मैंने कर दिया है, आपने नहीं किया तो। क्लियर है? चलिए, तो ये बात होगी धारा 12 की। अब देखते हैं धारा 13। धारा 13 कहता है नाम में तब्दीली। बहुत आसान सा है, नाम में तब्दीली मतलब परिवर्तन। जो सोसाइटी का नाम पहले जो था, जो भी रहा होगा, मान लो ABC सोसाइटी है, उसको उस सोसाइटी के सदस्य चाहते हैं कि अब ABC सोसाइटी न रह करके क ख ग सोसाइटी के नाम से रजिस्ट्रीकृत कराना है, या फिर रजिस्ट्रीकृत तो हो चुका है, मेरा इस सोसाइटी का नाम बदलना है, तो नाम भी बदल सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। लेकिन ऐसा कोई नाम अगर बदला जाएगा तो उसके पुराने जो सदस्य रहे होंगे उनको यदि कुछ लाभ मिल रहा होगा तो उस लाभ में कोई कमी नहीं किया जाए। मान लेते हैं सोसाइटी के सदस्य पहले जो बुजुर्ग होकर के निकल गए, उनको था कि सोसाइटी का जो भी सदस्य करेगा, सेवा करेगा इस सोसाइटी में, उसको 1000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, सोसाइटी के द्वारा पेंशन दिया जाएगा, पेंशन 1000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। क्लियर है? अब 1000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा, तो नाम को चेंज कर दिए तो आप सोचेंगे कि 1000 रुपये का पेंशन नहीं देना, तो ऐसा नहीं होगा। उनको जो लाभ मिल रहा था पुराने सदस्यों को, उनको किसी भी प्रकार की हानि इस सोसाइटी के नाम के परिवर्तन से नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने पढ़ा धारा 13 तक। अब हम पढ़ेंगे आगे धारा 14, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया होगा। कितना हो गया देखते हैं, कितना मिनट का हो गया? हाँ, 1 घंटे के आसपास होने वाला है, तो वीडियो लंबा हो गया होगा। थोड़ा क्या है कि समझाने में समय लग जाता है, और मेरे को लगता है कि आप लोग को समय समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय दे देता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते हैं कैसा लगता है, तो अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से धारा 7, 8 सब पढ़ लिया हमने। आप इस अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा पानी की तरह दोबारा तिबारा। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि समझाने में कोई कमी रह गई हो, तो फिर मैं उसको ज़रूर और आगे अच्छा विस्तारित करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।